मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मेरी सास जिंदा नहीं थी। सिर्फ मेरी नंद और ससुर ही थे। एक दिन मैं अपने ससुर के कपड़े धो रही थी जब उनकी जेब से एक अजीब सी चीज मेरे हाथ में महसूस हुई। वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं कपड़ों को चेक कर लेती थी, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी इस चीज को बाहर निकाला तो वो चीज मेरे हाथ से फिसल गई और मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी नंद दूर बैठी थी, उसने भी मेरा चौंकना देख लिया कि कुछ अजीब हुआ है। वो चलकर मेरे पास आ गई तो मैंने उस चीज पर कपड़ा रख दिया। वो पूछने लगी कि क्या हुआ भाभी, अभी आपने क्या देखा है, क्या मिला है आपको? मैंने कहा तुम्हारे पापा जी की जेब से कोई बड़ी ही अजीब चीज निकली है। हद होती है, वैसे ये किस किस्म की हरकतें करते फिरते हैं, वो भी इस उम्र में। वो कहने लगी ऐसा भी क्या हो गया, बताइए तो सही। मैंने उस चीज पर से कपड़ा हटा दिया। वो एक बड़ा सा गुब्बारा था जिसे देखकर मेरी नंद भी मुंह पर हाथ रखे एक तरफ को हो गई। मैंने कहा अब बताओ ये उनकी उम्र है ऐसी काम करने की? तो कहने लगी मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या राज है। मैं ये सुनकर हैरान थी। एक बार उससे पूछकर मुझे और जानने की दिलचस्पी हुई कि वो मुझे क्या बताएगी। फिर नंद ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम सुमेरा है। मेरी 4 साल पहले अवैस नाम के लड़के से मंगनी हो चुकी थी और अभी तक वो लोग शादी नहीं कर रहे थे। उनके अलग अलग बहाने थे। कभी कहते कि हम घर बना रहे हैं तो कभी कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं तैयारी कर सकते। मुझे याद है जब हमारी मंगनी हुई थी तो मेरी सास भी जिंदा थी, लेकिन अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मंगनी के वक्त मेरी नंद भी मौजूद नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया के बहाने इन्हीं लोगों के पास ही हैं। पहले तो झूठे बहाने कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पहले घर बना ले फिर तेरी शादी करेंगे। अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको शादी करनी ही नहीं थी, तो फिर मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मेरी मंगनी तो हो गई थी और अवैस बुरा लड़का नहीं था, लेकिन उस बीच मेरे लिए और भी रिश्ते आ रहे थे जो मेरे घर वालों को अवैस से ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं अब भी अम्मी को कहती थी और सोच में पड़ जाती थी कि कहीं हमने जल्दी तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी शादी किसी अच्छे घर में भी हो सकती थी। नहीं, वो लोग तो वैसे ही थे जैसे हम लोग थे। फिर इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई और अब उनका कहना था कि इतनी जल्दी घर में खुशी कैसे मना सकते हैं जब अभी अभी इतना बड़ा दुख गुजरा हो। मतलब मेरी शादी की तारीख बढ़ते बढ़ते इतनी आगे जा चुकी थी कि इतने साल गुजर चुके थे। उसके साथ साथ मेरी नंद का भी बहाना बना रहे थे कि उसकी पढ़ाई चल रही है, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो तब शादी करवाएंगे, क्योंकि उसकी पढ़ाई बड़ी जरूरी है और वो छुट्टी नहीं कर सकती। खैर अब तो वो भी वापस आ गई थी और घर पर ही होती थी। उसको कोई नौकरी नहीं मिली, घर पर ही रहती थी। हालांकि उनको भी जरूरत थी घर पर किसी औरत की। मेरी नंद से सारा कुछ नहीं होता था, उसे तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे घर में लाने से कतराते रहे। एक तरफ तो कह रहे थे कि नंद पढ़ाई कर रही है और बड़ी मुश्किल पढ़ाई कर रही है, ऐसा कोर्स कर रही है जो ज्यादा लोग नहीं करते। लेकिन जब मैंने उसको एक दिन बाजार में देखा तो वो मेरे ससुर के साथ ही थी और शक्ल से ही अजीब सी लग रही थी, क्योंकि मंगनी में तो ये नहीं थी। और फिर उसके बाद ऐसा माहौल बना कि मेरा उसके साथ कोई आना जाना ही नहीं हुआ। जब मेरी सास इस दुनिया से गई तो तब हम लोग वहां पर गए थे, बस एक जगह तब देखा था। तब तो वैसे ही वो दुख में थी तो ठीक से पता नहीं चल रहा था कि कैसी है। लेकिन जब उसने मुझसे थोड़ी बहुत बात की तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। वो तो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे उसने मुझसे भी कम पढ़ाई की है। मेरी अवैस के साथ मंगनी हो चुकी थी, इसलिए मैं उससे फोन पर कभी कभार बात कर लिया करती थी। उसका कहना था कि मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा जी कहते हैं कि कुछ भी ना करें, बस 2 लोग ले आएं और आकर बेटी को ले जाएं। हम बड़ी बेटी को रुखसत करेंगे तो फिर छोटी की शादी करनी है। 4 साल हो गए हैं मंगनी को, अभी तक तो हमारी औलादे भी हो जानी चाहिए थी। ये अच्छी बात नहीं है। अपने घर वालों को समझाओ कि कब तक मैं बैठी रहूंगी। तुम मुझसे मंगनी कर चुके हो और मुझे मेरे घर में बिठा कर ही बूढ़ा कर दोगे क्या? हम लोगों को एक दूसरे से 2 महीने में ही मोहब्बत हो गई थी और उसके बाद हमने ये साल किस तरह काटे थे ये तो हम दोनों ही जानते थे। बीच में कई दफा ऐसा हुआ कि शादी की तारीख रखने की बात हुई, लेकिन फिर बात घटाई में पड़ गई। अब तो ज्यादा ही वक्त हो गया था। मैंने कहा कि मेरे खानदान वाले मेरे पापा जी के कान भरते रहते हैं। पापा कहते हैं कि अब मजीद इंतजार करने के बजाय मेरा रिश्ता किसी और से कर दे। अवैस परेशान हो गया। उसने कहा मैं कुछ सोचता हूँ। जब उसने ये बात सुनी कि मेरे घर वाले कहते हैं
कि सादगी से आए और आकर ले जाएं, तो उसने कहा कि ये तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी अच्छी बात कर दी है, मैं पापा को कहता हूँ। बहरहाल हमें ये सब कहना तो नहीं था, हमारी भी इसमें इज्जत खराब हो रही थी। फिर सब यही कहते कि अगर सब कुछ सादगी से ही करना था तो 4 साल इंतजार क्यों किया। जब मंगनी हुई थी तो कहा गया था कि 4 महीने बाद शादी होगी, और अब 4 साल हो गए हैं। मेरी दूसरी बहन का रिश्ता आ रहा था और उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी। अब भी लोग बातें कर रहे थे, कभी मंगनी के बाद भी इतने साल तक कोई इंतजार करता है भला। बस मेरे ससुर और मेरे होने वाले शोहर के 2 रिश्तेदार आए थे और मेरी नंद भी थी। शादी की रस्म होने लगी। मेरी नंद बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, न उसे किसी चीज का शौक था न कुछ। उसके भाई की शादी थी, फिर भी ऐसे रूखे तरीके से कपड़े पहनकर चली आई, न चेहरे पर कुछ लगाया, न मेरे पास बैठी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। अल्लाह माफ करे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई कवारी लड़की नहीं बल्कि कोई बेवा औरत है जो हर वक्त शोक मनाती रहती है। कहते हैं ना कि बेवा औरत को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अरे वो तो कवारी लड़की थी, फिर उसके भाई की शादी थी। मानो तो उसकी माँ को इस दुनिया से गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जाने वाले के साथ कोई चला नहीं जाता, और 3 दिन से ज्यादा मरने वाले का दुख मनाना भी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हम सबको पहले से ही पता है कि हम सब ने एक दिन मर जाना है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी एक इंसान के साथ होती है और बाकियों के साथ नहीं होती। खैर मेरी शादी हो ही गई, जिस तरह से सोची थी इस तरह से नहीं हुई, इस बात का बड़ा दुख हुआ। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जिनके दिल में अपनी शादी को लेकर बड़े अरमान होते हैं कि मेरा दूल्हा घोड़े पर बैठेगा, मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन फिर भी शादी इस तरह से हुई थी कि जैसे शादी नहीं है, बस मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। पर फिर सोचा कि घर वाले भी इससे तंग आ गए थे। बस अब मैंने सोचा था कि मेरा अपना घर होगा, इसके बाद मैं वहां खुश रहूं या परेशान रहूं, वो मेरा ही घर होगा। पर जब से मैं इस घर में आई थी और इस घर की बहू बनी थी, इस घर का एक हिस्सा बन गई थी, मैंने ये बात धीरे धीरे नोट करना शुरू कर दी थी कि इस घर में भी कुछ बहुत ही अजीब हरकतें होती थी। मेरे ससुर क्या काम करते थे उसके बारे में हमें कोई पता नहीं था, वो कभी कोई काम करते कभी कोई। मेरी नंद पूरा दिन डरी सहमी घर में ऐसे फिरती जैसे अभी कोई दीवार फलांक कर घर में आ जाएगा और घर में जो कुछ भी है वो लूट कर ले जाएगा। मुझसे कोई बात भी नहीं करती, बस काम की बात करती। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती और उसको कुछ कह देती तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी। घर में जैसे ही ससुर कदम रखते मेरी नंद के चेहरे का रंग उड़ जाता था, अजीब सी हालत में आ जाती थी जैसे डर रही हो। वो मेरे ससुर से जाने क्यों इतना डरती थी, उनके आते ही कमरे में चली जाती और जो वो कहते बस उस पर हाँ में सर हिलाती रहती। ये किस किस्म की नंद थी। मेरे घर में मेरी सास नहीं थी, उसको तो मेरी सास का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन ये तो अपनी दुनिया में मशगूल रहती थी। मेरे शोहर का काम भी ऐसा था कि कभी कभी रात को भी घर से गायब रहता था। अजीब बोर किस्म के लोग थे, जैसे पता नहीं किस परेशानी से घिरे हुए थे। उनको किसी बात की खुशी नहीं होती थी और ना ही गम का एहसास होता था। उनके घर कोई नहीं आता था, न घर में कोई जाता था, ना ये लोग किसी के घर जाते थे। मेरा शोहर मेरे साथ तो ठीक है, लेकिन वो भी काम की बात करते हैं, इसके बाद एक साइड पर बैठ जाते हैं। घर में क्या हो रहा है मुझे सबने बताया था कि तुम्हारी सास तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं पता तुम बदकिस्मत हो या खुशकिस्मत, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी जिंदगी अब ठीक चल रही है। जब मैंने पहले सोचा था कि मुझे क्या करना है तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस हालात को देखकर मुझे तरस आता है। मैं क्या इस फैमिली को पॉलिटिक्स में फंसाना चाहती थी, जबकि ये किसी काबिल नहीं थी। मैं झूठ बोलती क्योंकि वो मान लेती थी। अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा भी आ जाता तो मेरी नंद बोलती भी नहीं थी। मेरी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे, खुदा ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी। डॉक्टर से भी चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी नहीं है, बस कुदरती देर हो रही है। हमें इस बात से कोई मसला नहीं था, क्योंकि अगर मुझ में कोई मसला नहीं था तो फिर मुझे इलाज करवाने की क्या जरूरत थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मेरा शोहर बहुत अच्छा था, रात को देर से आता था, लेकिन फिर भी 2 घड़ी बैठकर प्यार भरी बातें कर लेता था तो मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी। जब से मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मेरी सास गुजर चुकी है तो वो कहते थे कि फिर तो हमने तुम्हारी शादी अच्छे घर में करवाई है, इसलिए मुझे परेशान होने की ही जरूरत नहीं थी। ऐसा ही था, मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, सास नहीं थी,
इसलिए मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए। किसी ने मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी नहीं किए। लेकिन एक बात है कि अगर मेरी सास जिंदा भी होती तो शायद वो इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि मेरी उनसे 2-4 बार मुलाकात हुई थी। वो बहुत अच्छी इंसान लग रही थी। अगर होती तो शायद मेरी मदद ही करती। लेकिन अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। ससुराल वाले तो किसी के भी अच्छे नहीं होते, लेकिन जिसके लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़ कर आती है उसे अच्छा होना चाहिए। और मेरा शोहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। कभी कभी उससे कहती थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत अजीब हैं, तो कहता था कि बस यही है, माँ के जाने के बाद सब ऐसे हो गए हैं। मेरी नंद की मोहल्ले में कोई सहेली भी नहीं थी और हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। मैंने सोचा कि इस बेचारी का क्या कसूर है, ऐसे ही पड़ी रहती है। पढ़ाई भी उसने कर ली है, लेकिन अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे ही नंद की शादी की बात उठती तो मेरे ससुर जी शोर मचा देते। एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि आप बात करें, क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी हमने इसकी शादी नहीं करनी। 25 साल की हो गई है और कब करनी है शादी इसकी। मुझे देखिए, मेरी जिंदगी के 4 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिए, फिर भी अब भी मैं 22 साल की हूँ। लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, और जब शादी ही करनी है तो फिर घर में बिठाने का मतलब ही क्या है। या तो उससे कोई नौकरी करवानी हो या अभी उसकी पढ़ाई बाकी हो। ना तो वो पढ़ाई कर रही है और ना ही नौकरी, फिर घर क्यों बिठा के रखा है। हो सकता है वो बेचारी फिर भी शादी करना चाहती हो, तभी तो कहीं खोई खोई रहती है, लेकिन अपनी जबान से ये सब कुछ बोल नहीं रही हो। अब जरूरी तो नहीं कि इंसान हर बात अपने मुंह से बताए, कुछ तो उसके घर वालों को भी एहसास करना चाहिए। जब उसे नौकरी भी नहीं करवानी, घर का वो कोई काम भी ठीक से नहीं करती, तो फिर उसे घर में क्यों रखा गया है। बेचारी पूरा दिन उदास रहती है। मेरे शोहर के दिल को ये बात आई और उसने कहा, मैं बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो गया तो बात करने था, लेकिन सिर्फ बात करने से फसाद बन गया। मैं तो आवाजें सुनकर ही बाहर आई। मेरे ससुर ने कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। अपनी बेटी को घर से भेज दूंगा तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मेरे शोहर ने कहा कि सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जितनी भी लाडली बेटियां हों सब एक दिन रुखसत हो जाती हैं। मेरे ससुर ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जहेज बना सके। मेरे शोहर ने कहा कि आज भी ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिनको जहेज की जरूरत नहीं होती है। शक्ल सूरत की अच्छी है हमारी बहन, दुबली पतली है, अपनी उम्र से कम लगती है। हो सकता है किसी अच्छी जगह इसका रिश्ता मिल जाए। मेरी बीवी भी तो बिना जहेज की आई है। उन लोगों में जहेज बनाने की हिम्मत नहीं थी। आपने भी उसके लिए कुछ नहीं बनाया, फिर भी आई है ये इस घर में, आराम से रह रही है। इसको क्या परेशानी है। मेरे ससुर ने बात बदल दी। कहने लगे कि तुम अब मुझे ये ना बताओ कि हमने तुम्हारी बीवी के लिए कुछ किया नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। 2 साल होने को आए इस घर में और औलाद नहीं आई। तुम लोगों को इस घर का एहसास होता तो तुम दोनों इस बारे में कुछ सोच लेते, लेकिन लगता है आजकल के समझदार मियाँ बीवी बन गई हो। अभी अपनी जिंदगी में बच्चों को नहीं लाना चाहते, चाहे बाप बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाए। मैं नोट कर रही थी कि मेरे ससुर बार बार बात को घुमाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पहले तो उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा था कि उनको पोते पोती का शौक है। अब अपनी बेटी को भी भेज दूं ताकि घर सूना हो जाए। ससुर ने तो हमें ही ताना दे दिया, जबकि वो जानते थे कि हम दोनों में से किसी में भी कमी नहीं थी। पर ये एक बार की बात नहीं थी। जैसे मैं अपनी नंद की शादी की बात करती, मेरे ससुर ऐसे तड़पने लगते थे जैसे किसी मछली को रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती थी, पूछती थी इसका रिश्ता किया है या नहीं, तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ता था। खैर मैं भी इधर उधर के झूठ लगा देती थी कि रिश्ता देखा हुआ है, लड़का बाहिर होता है, आ जाएगा तो शादी कर देंगे। और पता नहीं क्या क्या बोलती थी। वो घर के कोई काम नहीं किया करती थी। एक दिन मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी, जब मेरे ससुर की जेब से एक अजीब सी चीज निकली। उस चीज के बारे में मैं अच्छी तरह जानती थी और मेरे ससुर के साथ इस चीज का कोई काम हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरी सास भी हयात नहीं थी। मेरी नंद ने भी वो चीज देख ली। जब उससे पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे गुस्सा आ गया और वो चीज अपने कमरे में ले आई और अपने शोहर को दिखाई। मेरे शोहर ने वो चीज मेरे हाथ में देखी तो कहने लगा कि ये क्या तुमने हाथ में पकड़ रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, फेंको इसको। दिन दिहाड़े ऐसी चीजें हाथ में पकड़ के कमरे के अंदर आती हो। मुझे पता है आज मेरी छुट्टी है, लेकिन मुझे आराम करने दो। मैंने कहा कि शर्म तो आपके पापा जी को नहीं आती, क्योंकि ये आपके पापा जी की जेब से बरामद हुआ है और आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। मेरा शोहर तो हैरान रह गया और कहने लगा, तुम सच बोल रही हो, मजाक तो नहीं कर रही। मैंने कहा कि मैं ऐसी गंदी चीजों के साथ गंदे गंदे मजाक क्यों करूंगी भला। आपके पापा जी का जरूर कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो पूरा दिन घर से गायब रहते हैं और अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं होती। बेटी की शादी तक की परवाह नहीं।
बेटी घर में बैठी बूढ़ी हो जाए, कोई परेशानी नहीं उनको, अपनी ही मस्ती में लगे हैं। अब हमारे घर में तो ऐसी चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है, ना ही हमारे कोई बच्चे हैं, तो फिर ये गुब्बारा उनकी जेब में क्या कर रहा है। मेरा शोहर सर पकड़कर बैठ गया और मेरे सामने शर्मिंदा भी होने लगा। कहने लगा कि क्या करूं, माँ भी तो इस दुनिया से जल्दी चली गई हैं, वो भी वक्त से पहले। हो सकता है कि उनका शादी करने का दिल करता हो। तो मैंने कहा कि जवान बेटी घर में बैठी है और बाप को शादी की पड़ी है, चलो ठीक है, करनी है तो करे शादी, लेकिन पहले अपनी बेटी की शादी करवा दे, फिर उसके बाद हम भी ये कहने के काबिल होंगे कि बच्चों की शादियां हो गई हैं। पापा जी को तन्हाई सताती थी, तो कोई उम्र रसीदा बूढ़ी औरत या बेवा औरत को ढूंढकर पापा जी की शादी करवा देंगे। हमें इसमें क्या परेशानी होगी, उनकी अपनी जिंदगी है, अभी उनकी उम्र भी है, लेकिन पहले उन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए। मेरे शोहर ने पूछा कि तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा एक कजन है, मेरे चचा का बेटा, वो बहुत अच्छा है, उसकी कपड़ों की दुकान है और घर भी उनका अपना है। मैं उसे आधी जुबान से कह दूंगी तो वो बात कभी भी रद्द नहीं करेंगे और आराम से रिश्ता कर लेंगे। मेरे शोहर ने कहा कि कल हम दोनों उनके घर चलते हैं ताकि मैं लड़के को देख लूं, फिर मैं पापा जी से बात करूंगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वो भी इनकार नहीं करेंगे और शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा सोचा आपने। अगले दिन मैं और मेरे शोहर मेरी कजन के घर जाने वाले थे। मैंने उन्हें कॉल कर दी थी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर दावत के लिए आइए। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी नंद को भी साथ ले चलें, उनकी नज़र में लड़का आ जाएगा। फिर जब उनसे बात करेंगे तो उन्हें पता होगा कि किस लड़की की बात कर रही हैं, तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मेरे शोहर ने कहा कि तुम तो बहुत समझदार हो। मैंने कहा कि मैं तो हूँ ही समझदार, और मुस्कुराते हुए कहा, दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि उनकी शादी हो जाएगी। अच्छी बात है, मुझे उससे कोई मसला नहीं था, लेकिन ये बात भी मेरे हक में ठीक है, फिर सारा मेरा घर हो जाएगा। मेरे शोहर ने कहा कि तुम लोग शाम में तैयार रहना, मैं रिक्शा लेकर आऊंगा, फिर हम तीनों चलेंगे। मैंने अपनी नंद से कहा कि तैयार हो जाओ। उसने कहा कि मैंने नहीं जाना, पापा नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि क्यों नहीं जाने देंगे, क्या किसी अनजान के साथ जा रही हो? अपने भाई और भाभी के साथ जा रही हो? चलो तैयार हो जाओ। वो बहुत जिद कर रही थी, तैयार ही नहीं हो रही थी। जैसे तैयार हो जाएगी तो ससुर आकर उसके हाथ तोड़ देगा। फिर मुश्किल से उसे तैयार करवाया। दोनों तैयार होकर बाहर बैठने लगे क्योंकि मेरे शोहर रिक्शा लेने गए हुए थे। मेरे शोहर घर में दाखिल हुए और ससुर भी आ गए। उन्होंने हम दोनों को देखकर पूछा कि कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैंने बताया कि दावत है, चचा के घर, वहां जा रहे हैं और इकरा को भी साथ ले जा रहे हैं। ससुर ने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे शोहर ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी, जाने दो इसे, पूरा दिन कमरे में बैठी रहती है, हमारे साथ जाएगी तो दिल बहल जाएगा इसका। पापा जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, इकरा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे ससुर ने मेरी नंद का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर अपनी ओर ले लिया और कहा कि जाओ कमरे में चली जाओ। उसने भी कुछ नहीं कहा कि मुझे जाना है, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी ओर देखा और उसने भी अजीब सी शक्ल बनाई। मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि तुम तो आ जाओ, रास्ते में हम बातें करेंगे। फिर मेरे शोहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे शोहर ने कहा कि ये हमारी बेटी नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत से ज्यादा हिफाजत करते हैं क्योंकि वो हमारे पापा जी के दोस्त की बेटी है। मैंने अपने शोहर से पूछा कि दोस्त की बेटी का क्या मतलब, आपने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई। मेरे शोहर ने कहा कि नहीं बताई, बस ऐसी बातें जितने कम लोगों को पता हो इतना ही अच्छा होता है। नंद और भाभी में कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं और तुम उससे इस बात का ताना दे देती तो उसका दिल टूट जाता। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताएं कि ये किसकी बेटी है। वैसे मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी को उसकी मजबूरी के ताने दूं। मेरे शोहर ने कहा कि पापा जी का एक बहुत ही पुराना दोस्त था, उसकी बेटी है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और ये उसकी जवान बेटी थी। पापा दुबई जाते थे काम के सिलसिले में, तो इसीलिए पास रहते थे। एक दिन वापस आए तो उसे साथ ले आए थे। उसका बाप इस दुनिया से चला गया और उसे हमारे हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी तुमसे मंगनी हो चुकी थी, नहीं तो मेरी शादी उसी से करवा देते ताकि ये हमारे घर में ही रहती, लेकिन मैंने उसके बाद से उसे बहन की नज़र से देखा और बहन ही समझा। पापा इसलिए उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कहीं कल को उसकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई तो फिर मरने के बाद उसके बाप को क्या जवाब देंगे। तभी तो मेरी नंद मेरे ससुर से इतना डरती थी, उनकी किसी बात से इनकार नहीं करती थी, उनके सामने कोई बात नहीं बोलती थी और उन्हें घर में आता देखकर परेशान भी हो जाती थी, चीजें इधर उधर करना शुरू कर देती थी। मेरी नंद की शक्ल भी ऐसी हो गई थी कि रात भर जागती थी।
आंखों के नीचे हल्के बन गए थे। शायद अपनी माँ को याद करके वो बेचारी रात भर रोती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ और ही सोचने पर मजबूर हो गई। मेरी नंद कोई काम भी ठीक से नहीं करती थी, हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसे किसी काम को कहने का भी दिल नहीं करता था क्योंकि वो उसे नाकाफी ही करती थी। एक दिन जब मैं नंद का कमरा साफ कर रही थी, मैंने उसके बिस्तर पर एक ऐसी चीज पाई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये वही चीज थी जो मेरे ससुर की जेब से मिली थी और अब ये मेरी नंद के बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने कान पर हाथ लगा लिया, कुछ तो गड़बड़ थी। फिर मैंने अपने ससुर के कमरे में जाकर देखा, वहां भी वही चीज मिली। ये क्या हो रहा था? मेरे शोहर को शायद बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन मर्दों से बात करने से पहले मुझे ये बात अपनी नंद से करनी थी, वही मुझे बता सकती थी। मैंने वो चीज उसे दिखाई और कहा कि ये तुम्हारे कमरे से मिली है। अब मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। आधी बात तो मुझे पता चल गई है, अब बाकी की बात भी बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नंद पहले ही डरी हुई थी। मैंने भी उस पर गुस्सा कर दिया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे इससे प्यार से बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में क्या हो रहा है? बताओ, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे कान में बात बताओ जो तुम्हारे दिल में है, और अगर नहीं कह सकती तो लिख कर बता दो। वो बहुत ही डर गई थी, किसी बात पर नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार उसने बता ही दिया। और उसने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसी बात बताएगी। मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं हैरान रह गई। मेरे शोहर भी हैरान थे, जो उसे इस घर में रहते हुए इस बात की खबर तक नहीं थी। लेकिन वो पूरा दिन घर पर रहता नहीं था, सुबह जाता था, रात को आता था, और छोटे दिनों में पूरा दिन अपने कमरे में सोकर ही गुजारता था। उसने मुझे बताया कि मुझे हर रिश्ते से डर लगता है, मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना है ही नहीं यहाँ, इसलिए वो मुझसे भी ज्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो यही हो रही है। वैसे ही डरती रहती है, इसलिए मैं भी उसे ज्यादा बात नहीं करती थी, कोई काम भी नहीं चाहती थी। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, खुद ही कर लेती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने कमरे में गई और उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। उसने कहा कि ये सारी हकीकत का सबूत है, इसके बिना तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने अपने आंसू साफ किए और फिर उसके आंसू भी साफ करके कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शाम को मेरे शोहर आए तो मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है खाना खाने के लिए। मेरे शोहर कहने लगे कि खाना घर में बना है, फिर बाहर खाने की क्या जरूरत है, बिरयानी बनी है। मैंने अपने शोहर को आंखों से इशारा किया और कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर खाना खाना है। वो मुझे घर से बाहर ले गया और हम एक होटल में बैठ गए। वहां मैंने अपने शोहर को सारी बात आराम और सुकून से हर्फ ब हर्फ बता दी। वो चिल्ला नहीं सकता क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी, लेकिन आखिरकार उसने मुझसे गुस्से से कहा कि तुम मेरे वालिद पर इल्जाम लगा रही हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैंने अपने अब्बू से कहा था कि उनकी दूसरी शादी करवा देते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब औलाद खुद बाप की शादी करवाने का कहे फिर भी बाप इनकार कर दे, ऐसा होता है क्या? मेरे अब्बू बहुत नेक इंसान है। मैंने वो कागज का टुकड़ा अपने शोहर के सामने रख दिया और कहा कि ये देखो अपने अब्बू की नीयत। वो डॉक्टर की रिपोर्ट थी जिनके मुताबिक मेरी नंद का अबॉर्शन करवाया गया था, और अबॉर्शन करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। शोहर के खाने में मेरे ससुर का नाम लिखा था। वो उस लड़की से शादी करके लाए थे और उनकी शादी हुई, लेकिन आपसे ये बात छुपा रहे थे। और ये लड़की पहले दिन से उनसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उन्हें अपने बाप की जगह समझती थी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा कि वो बेचारी आधी पागल हो गई है, जो कुछ भी बोलती ही नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने उससे शादी भी धोखे से की है। उसके मरते हुए बाप के सामने यही कहा कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, लेकिन बाद में नीयत खराब हो गई और उससे शादी करके उसे अपने साथ ले आए। मेरे शोहर हैरान रह गए और मैं भी बहुत दुखी थी। मैंने कहा कि आपके अब्बू ने उससे धोखे से शादी की और अब उसे बहुत मारते भी हैं। वो औलाद नहीं चाहते क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाएगा। इस बेचारी का 2 बार अबॉर्शन करवा चुके हैं। इस तरह के इंसान है आपके अब्बू। मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, अब आप जाने और आपके काम जाने, लेकिन उस लड़की की मदद करें, वो बेचारी बहुत तकलीफ में है। मेरे शोहर ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, चुपचाप जैसे गुस्से में थे। अगले दिन उसने मेरे ससुर की परवाह किए बिना इकरा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे भी लेकर वही होटल में पहुंच गया। वो हमारे सामने बैठी थी। उसने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था।
देखो तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ एक लाइन में साफ साफ बताओ कि क्या तुम उस शख्स के साथ रहना चाहती हो या नहीं। बस मुझे इतना बता दो, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसने कहा कि ये शख्स मेरे बच्चों का कातिल है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे शोहर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे शोहर ने इकरा को मेरे हवाले किया कि जब तक ये परेशानी चल रही है इसे अपने कमरे में रखना, मैं बाहर सो जाऊंगा, उसे ससुर के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, कहीं वो फिर से उसके ऊपर हाथ न उठा ले। और फिर मेरे शोहर ने मेरे ससुर को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गया। मेरे शोहर ने कहा कि हम लोग इकरा की तरफ से आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। अगर आप खुद ही इसे तलाक दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना ये बात सारे खानदान को पता चल जाएगी। मेरे ससुर ने हट धर्मी पर उतरते हुए कहा कि कर लो जो करना है। मेरे शोहर ने इकरा की मदद की और तलाक का केस दायर कर दिया। जब लड़की ने कह दिया कि वो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती तो फिर किसी बात का जायज नहीं बनता था। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। लड़की ने बताया कि उसका एक मामू है, मुझे उसके घर छोड़ाओ। मामू भी बहुत बुरा था, लेकिन उस घर में एक मामू का दोस्त था जिसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। वहीं पर बैठकर हमने मशवरा किया और इकरा की शादी उसके मामू के दोस्त से करवा दी। उसके मामू ने उसे गले से लगा लिया और अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर रोने लगा। उसका दोस्त भी अच्छा इंसान लगता था। चूंकि इकरा का मामू अकेला रहता था तो उसका दोस्त उसके लिए खाना बनाता था और उसका ख्याल रखता था। इसका मतलब वो बुरा आदमी नहीं था। अब इकरा वहीं पर रहती है और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही है। मेरे ससुर घर में ही रहती हैं और हमें गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने उनकी जिंदगी से इतने सारे मजे खत्म कर दिए। लेकिन मेरे शोहर भी अब उनकी इज्जत नहीं करते। कहते हैं कि वो घर भी मेरे नाम कर दें और अपने आखिरी सफर की तैयारी करें। शायद आपके गम में ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, वरना अभी उनकी उम्र ही क्या थी। बस यही जिंदगी है, इसमें कुछ नहीं होता। अल्लाह से ये दुआ है कि हर लड़की की इज्जत बनी रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।